everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. In this video, I will explain you about Fermi-Dirac statistics. ऐसे पार्टिकल्स जो आइडेंटिकल होते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल है और जिनका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीग्रल होता है, वो पार्टिकल फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और ऐसे पार्टिकल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। साथ ही इन पार्टिकल का वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है। और ऐसे पार्टिकल्स जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें फर्मियोन्स कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc. These are the example of fermions. So here I will explain you about the Fermi-Dirac statistics. Fermi-Dirac statistics या Fermi-Dirac distribution law के डेरिवेशन के लिए हम आइडेंटिकल कैपिटल N फर्मियन पार्टिकल्स को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सपोज हमारे पास में जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी है एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन एप्सिलॉन n। इन कांस्टेंट एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल्स का नंबर है n1, n2 एंड सो ऑन nn और करस्पॉन्डिंग फेज सेल्स का नंबर है g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn। सो यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं लेट ith ग्रुप में, जिसमें फेज सेल का नंबर है gi और पार्टिकल्स का नंबर है ni। साथ ही ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इस कंडीशन में ni पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ इस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो w इज द प्रोबेबिलिटी and it is equal to the summation of the factorial of gi divided by factorial of ni gi minus ni। फर्दर जब हम यहाँ इस फैक्टोरियल को ओपन करते हैं स्टर्लिंग फॉर्मूला को यूज करते हुए, देन log of w will be equal to the summation of log of factorial gi minus log of factorial ni माइनस लॉग ऑफ फैक्टोरियल ऑफ gi माइनस ni, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन लॉगरिथमिक ऑफ इक्वेशन नंबर 1। देन वी हैव अप्लाइड हियर स्टर्लिंग फॉर्मूला। सो लॉग ऑफ w विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ gi log of gi minus gi minus ni log of ni plus ni minus gi minus ni log of gi minus ni plus gi minus ni। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं देन वी विल गेट log of w which is equal to the summation of gi log of gi minus ni log of ni minus gi log of gi minus ni plus ni log of gi minus ni। अब क्योंकि यहाँ पे जो ni और gi है वो हम यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में जो अभी हमने log of w लिखा है इसका डेरिवेशन लाइक del log of w will be equal to the 0। So del log of w can be written as equal to the summation of I minus ni 1 upon ni del ni minus log of ni del ni plus gi 1 upon gi minus ni del ni plus log of gi minus ni del ni। यहाँ पे क्योंकि gi कांस्टेंट है इसलिए उसका डेविएशन हमने यहाँ पे 0 लिया है एंड माइनस ऑफ ni अपॉन gi माइनस ni del ni।
फर्दर जब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, देन डेल लॉग ऑफ W इज इक्वल टू दी समीशन ओवर I माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ NI प्लस GI अपॉन GI माइनस NI प्लस log of GI minus NI minus NI upon GI minus NI multiplied by del NI, which is equal to the 0. Further, again on simplifying this equation, summation over I log of GI minus NI upon NI plus minus of GI plus NI plus GI minus NI divided by GI minus NI multiplied by del NI. इस इक्वेशन में हमने log ऑफ GI माइनस NI और log ऑफ NI टर्म को एक साथ लिखा है और नॉन लॉगरिथम टर्म को एक साथ राइट डाउन किया है. सो देन we will get that summation over I log of GI minus NI divided by NI del NI will be equal to the 0. अब क्योंकि अभी हमने अज्यूम किया था that GI is the constant value, so del GI was 0. अब अभी जो हमने ऊपर इक्वेशन डिराइव की है उससे हम ये कंक्लूड करते हैं that क्योंकि number of the particle is a constant, summation over small ni is equal to the capital Ni. यदि हम छोटे छोटे हर एक नंबर को ऐड कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम मिलेगा. सो समीशन ओवर ni इज इक्वल टू द कैपिटल Ni. तो जब हम डेल ni किसी नंबर में वेरिएशन को देखते हैं तो डेल n की वैल्यू 0 होती है, और यदि हम उनकी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी के लिए समीशन ओवर एप्सिलॉन I डेल ni, यानी ith पार्टिकल की एनर्जी यदि एप्सिलॉन n है और हम उसको मल्टीप्लाई कर दें पार्टिकल के नंबर से तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई डेल U विच इज इक्वल टू द समीशन ओवर एप्सिलॉन I डेल ni विल बी 0. फर्दर इक्वेशन नंबर 6 को माइनस अल्फा से और इक्वेशन नंबर 7 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया हमने, एंड देन आफ्टर हमने इनको एड ऑन किया तो हमें इक्वेशन नंबर 8 मिलती है. एंड द इक्वेशन नंबर 8 इज एज समीशन ओवर I log ऑफ GI माइनस NI डिवाइडेड बाय NI माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन I डेल NI इज इक्वल टू दी 0. अब ये जो इक्वेशन है ये एवरी एनर्जी लेवल के लिए करेक्ट है. सो डेल्टा NI के कोफिशिएंट यहाँ पे 0 के इक्वल होते हैं. So we are writing here log of GI minus NI divided by NI minus alpha minus beta epsilon I is equal to the 0, or log of GI minus NI divided by NI is equal to the alpha plus beta epsilon I. जब हम इस इक्वेशन में राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ लॉगरिथमिक का एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो लॉगरिथमिक का कैंसिल आउट हो जाएगा. देन वी विल गेट दैट GI माइनस NI डिवाइडेड बाय NI इज इक्वल टू दी एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I. अगेन जब हम इसको रीअरेंज करते हैं देन वी विल गेट एन एक्सप्रेशन दैट GI अपॉन NI इज इक्वल टू दी 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I. इस इक्वेशन का हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें इक्वेशन मिलेगी NI अपॉन GI is equal to the 1 upon 1 plus exponential of alpha plus beta epsilon I. यहाँ से हम इस इक्वेशन को NI के लिए राइट डाउन करते हैं and it is equal to the GI upon 1 plus exponential of alpha plus beta epsilon I. यहाँ पे अल्फा और बीटा लैग्रांजी कोफिशिएंट्स है and बीटा is equal to the 1 upon KT. So ये जो इक्वेशन है for NI that is equal to the GI upon 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को रिप्रेजेंट करती है. फर्दर हमने यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम किया है लेट A इज इक्वल टू दी e रेज टू दी पावर ऑफ अल्फा. सो देन इन दैट कंडीशन NI कैन बी रिटन एज GI
अपॉन 1 प्लस ए ई रेज टू द पावर ऑफ बीटा एप्सिलॉन आई। अब यदि हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कांस्टेंट वॉल्यूम को अज्यूम करते हैं तो हम जानते हैं dq बराबर du प्लस टी डी एस, तो हम यहाँ से du बराबर लिखते हैं टी डी एस, तो बीटा की वैल्यू 1/kt है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे अल्फा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो अल्फा दैट इज इक्वल टू दी माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी। यहाँ पे एप्सिलॉन एफ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन एनर्जी के इक्वल है। सो जब हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखी है माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी, तो अभी हमने जो ऊपर इक्वेशन डिराइव करी है दैट इज फॉर दी ई रेज टू द पावर ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, तो वहाँ पे हम अल्फा की जगह पे माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी पुट करते हैं, देन एन आई विल बी इक्वल टू दी जी आई अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी प्लस 1। अब यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस ले सकते हैं, लाइक when epsilon is much less than epsilon f, so इस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, सो एन आई इज इक्वल टू दी जी आई। बट यदि हम सेकेंड केस एज्यूम करते हैं व्हेन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ, सो दैन इन दैट कंडीशन Ni upon Gi is equal to the 0. So Ni will be 0. इसका मीनिंग यह है कि जब एनर्जी एप्सिलॉन एफ से अधिक होती है, मीन्स एप्सिलॉन एफ से अधिक एनर्जी वाले लेवल वैकेंट रहते हैं, उनमें हमें Ni की वैल्यू 0 मिल रही है। थर्ड केस व्हेन एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन एफ, तो इस कंडीशन में Ni is equal to the 1/2, Ni upon Gi is equal to the 1/2 का मीनिंग है कि एप्सिलॉन एफ के इक्विवेलेंट एनर्जी के एनर्जी लेवल में प्रोबेबिलिटी 1/2 या 50% रह जाती है। So in this way we have got a look on the Fermi-Dirac statistics. Next topic that I will explain you is contact potential, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संपर्क विभव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करूंगी कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या संपर्क विभव क्या होता है। कि जब ऐसे दो डिफरेंट मेटल्स जिनका वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, इनको जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में उनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और इस पोटेंशियल को कांटेक्ट पोटेंशियल कहते हैं। सो नाउ लेट अस एक्सप्लेन अबाउट द कांटेक्ट पोटेंशियल। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं दैट ए एंड बी, यहाँ पे हमारे पास में दो मेटल्स हैं जिनको हमने नाम दिया है, एक मेटल है A एंड द सेकेंड वन इज P। इनिशियली इन मेटल्स पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा है और साथ ही इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं है। सो इस सिचुएशन में मेटल से बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स V की वैल्यू 0 के इक्वल होगी और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं दैट देयर आर द टू टर्म्स दैट इज द E phi A एंड E phi B। E phi A मेटल A का वर्क फंक्शन है और E phi B मेटल B का वर्क फंक्शन है, मीन्स कार्य फलन है। वर्क फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो उसको उतनी एनर्जी दी जाए, मीन्स
मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे दो डिफरेंट मेटल्स लिए हैं, दोनों के लिए वर्क फंक्शन अलग है, मीन्स दोनों मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मेटल बी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट आउट करने के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। सो फाई बी की वैल्यू फाई ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सो इन मेटल्स के फर्मी लेवल पोटेंशियल एनर्जी के जीरो लेवल से ई फाई ए और ई फाई बी नीचे होते हैं, और जब मेटल ए और मेटल बी में आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो मेटल ए का फर्मी लेवल मेटल बी के फर्मी लेवल से ऊपर होता है। अब नेक्स्ट फिगर में हम यहाँ देख रहे हैं कि जब मेटल ए और मेटल बी को आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रिक कांटेक्ट के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए तो इस सिचुएशन में मेटल ए में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेटल बी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा होती है। मीन्स मेटल ए के फर्मी लेवल में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मेटल बी के फर्मी लेवल से ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इसी प्रकार से मेटल ए का फर्मी लेवल नीचे की ओर जाने लगता है और मेटल बी का फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। मीन्स जब मेटल ए और मेटल बी दोनों के कंडक्शन बैंड के ऊपर ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल बराबर नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इस कारण से मेटल जिसका वर्क फंक्शन कम है, मीन्स मेटल ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और मेटल बी जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। सो रिजल्ट में इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है फाई बी माइनस फाई ए। और यहाँ पे इस डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस को कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों मेटल्स के वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती है। सो हियर V that is the contact potential difference संपर्क विभवांतर and it is equal to the phi b minus phi a। So now अब आगे हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। So now let us assume that कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर दो सिस्टम है हमारे पास में जिनकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E1 और E2 से, और लेट अस अज्यूम दैट इन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है N1 और दूसरे सिस्टम में नंबर है N2। कंबाइंड सिस्टम के लिए गिब्स पोटेंशियल G की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सो अब गिब्स थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल G की वैल्यू मिनिमम होने के लिए ये कंडीशन होती है कि इसका मीनिंग ये होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम 1 से 2 में जाता है तो जो G में चेंजेस हो रहे हैं वो 0 होने चाहिए, मीन्स dG शुड बी इक्वल टू दी 0। यहाँ पे हम जानते हैं दैट गिब्स पोटेंशियल इज गिवन एज U प्लस PV माइनस TS। सो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग dQ इज इक्वल टू दी du प्लस dW एंड dQ बराबर होता है TdS के, एंड du बराबर हमें यहाँ पे लिख रहे हैं dE प्लस PdV माइनस म्यू dN।
dw बराबर होता है pdv के। सो यहाँ पर हमने एक जो म्यू लिखा है दैट इज द केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक विभव। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है TdS के लिए, और गिब्स फ्री एनर्जी को हम यहाँ लिखते हैं G, दैट इज द E प्लस PV माइनस TS। सो DG की वैल्यू हो जाएगी D ऑफ E प्लस PV माइनस TS। सो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें DG की वैल्यू मिलती है, एंड DG इज इक्वल टू दी म्यू इनटू दी DN। और अब क्योंकि हम यहाँ पे दो सिस्टम की बात कर रहे हैं और उन दो सिस्टम जिनकी एनर्जी है E1 और E2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। सो ये जो हमारी इक्वेशन है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट μ1 dN1 प्लस μ2 dN2 विल बी इक्वल टू दी 0। बट क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम में पार्टिकल्स का नंबर कांस्टेंट रहता है, मीन्स N1 प्लस N2 बराबर है एक नंबर के, कैपिटल N के, तो मीन्स उनके नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए वी कैन राइट हियर दैट dN2 प्लस dN1 इज इक्वल टू दी 0 और dN2 विल बी इक्वल टू दी माइनस dN1। तो जब हम इस वैल्यू को इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है दैट μ1 माइनस μ2 बराबर 0 और μ1 इज इक्वल टू दी μ2। अब क्योंकि जो μ1 और μ2 है ये केमिकल पोटेंशियल है, सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फर्मी एनर्जी के इक्वल, यानी कि उनके जो केमिकल पोटेंशियल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन के सिस्टम्स के लिए उनके फर्मी लेवल्स का इक्वल होना कंपलसरी है। सो ये अभी हमने बात की थी एक कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की। नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर अबाउट थर्मोआयनिक इमिशन, तापनिक उत्सर्जन क्या होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं अब इमिशन की, मीन्स अब हम यहाँ पे मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं। सो एक मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट आउट करने के लिए हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। अब यदि अगर हम थर्मल एनर्जी के इफेक्ट से मेटल की सरफेस को गर्म करके इलेक्ट्रॉन के इमिशन को ऑब्जर्व करते हैं देन इट इज टर्म्ड हियर एज थर्मोआयोनिक इमिशन। और इस प्रोसेस में इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को थर्मोआयोन्स कहते हैं। और जब हम मेटल को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर इजेक्ट होते हैं तो बाहर इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं। मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा बाइंडेड होते हैं। मीन्स एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वे अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट मेटल की सरफेस से बाहर आ सके। सो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग थर्मल एनर्जी के इफेक्ट से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बिकॉज मेटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा बाइंड अप होते हैं। सो इस कंडीशन में उनकी पोटेंशियल एनर्जी U डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो मैथमेटिकली वी कैन से दैट U is directly proportional to the 1/r. सो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर एक बैरियर फील करते हैं जिससे मेटल की सरफेस पर एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है और ये पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर नहीं आने देते हैं। सो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंग
मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन की इमिशन के लिए हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। मीन्स मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। आगे हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बेसिस पर थर्मो आयोनिक इमिशन के लिए रिचर्डसन डमशान इक्वेशन हम यहाँ डिराइव करते हैं। अब हमने बात करी है रिचर्डसन डशमान इक्वेशन की। मीन्स ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके द्वारा हम थर्मो आयोनिक इमिशन करंट डेंसिटी J, वर्क फंक्शन फाई और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और उस इक्वेशन को रिचर्डसन डशमान इक्वेशन कहते हैं। एंड मैथमेटिकली इट इज written as J is equal to the AT square e raised to the power minus phi upon KT। सो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी यूजिंग हियर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मोमेंटम P एंड P प्लस dP इंटरवल में यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। सो dN is equal to the 8 pi p square dp upon h cube exponential of epsilon minus epsilon f upon kt plus 1। थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस में केवल वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी E फर्मी एनर्जी एप्सिलॉन f से बहुत ज़्यादा होती है और वी कैन से that epsilon minus epsilon f will be much greater than KT। यहाँ पे हम जो p स्क्वायर देख रहे हैं that is the px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। यदि हम बात करें मोमेंटम फेज स्पेस की तो मोमेंटम फेज स्पेस में स्मॉल एलिमेंट के वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं dpx, dpy, dpz से। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ dpx, dpy, dpz एंड इट विल बी इक्वल टू दी 4 pi p स्क्वायर dp। सो dn की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर देखी थी, हमने कहा था कि एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ की वैल्यू KT के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। सो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं दैट dn विल बी इक्वल टू दी 8 pi p स्क्वायर dp अपॉन h क्यूब e रेज़ टू द पावर ऑफ एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन f अपॉन KT प्लस 1। सो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास में डिनोमिनेटर में था 8 pi p स्क्वायर dp। 8 pi p स्क्वायर dp को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू दी 4 pi p स्क्वायर dp। तो 4 pi p स्क्वायर dp की जगह पर हमने न्यूमरेटर में लिखा है dpx, dpy, dpz। सो dn इज इक्वल टू दी 2 dpx, dpy, dpz डिवाइडेड बाय h क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन f अपॉन KT प्लस 1। यहाँ पे एज वी नो that P is equal to the mv, तो Px की वैल्यू होगी mvx, Py is equal to the mvy and Pz is equal to the mvz। सो इस इक्वेशन को हमने वेलोसिटी की टर्म में लिखा है। सो इट कैन बी रिटन एज 2m क्यूब dvx, dvy, dvz डिवाइडेड बाय h क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन f अपॉन KT प्लस 1। बट हियर वी हैव assumed that एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन f इज मच ग्रेटर देन KT। सो उस कंडीशन में हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन f अपॉन KT विल बी मच ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास में डिनोमिनेटर में था 8 pi p स्क्वायर dp। 8 pi p स्क्वायर dp को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू दी 4 pi p स्क्वायर dp। तो 4 pi p स्क्वायर dp की जगह पर हमने न्यूमरेटर में लिखा है dpx, dpy, dpz डिवाइडेड बाय h क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन f अपॉन KT प्लस 1। यहाँ पे एज वी नो दैट P is equal to the mv, तो P is equal to the mvy and Pz is equal to the mvz।
सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा dn के लिए आता है, देन इट इज इक्वल टू दी 2m क्यूब अपॉन h क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एप्सिलॉन f अपॉन kt dvx dvy dvz। अब हम क्यों की बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लिखें तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू दी 1/2mv स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू दी 1/2m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। सो अब हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करी है। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमें dn के लिए मिलता है 2m क्यूब अपॉन h क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन f अपॉन kt एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस mv x स्क्वायर अपॉन 2kt एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस mv y स्क्वायर अपॉन 2kt मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस mv z स्क्वायर अपॉन 2kt मल्टीप्लाइड बाय dvx dvy dvz। अब हम यह अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेटल की सरफेस है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या वाई जेड प्लेन में है, तो मेटल की सरफेस से केवल वही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे जिनके लिए EVX से रिलेटेड पोटेंशियल बैरियर की हाइट एप्सिलॉन b से अधिक होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि केवल वही इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आने में एबल होंगे जिनके लिए एक्स कंपोनेंट को हम यहाँ डोमिनेटिंग कंसीडर करते हैं। सो हम यहाँ पे dnx की बात कर रहे हैं। सो dnx मीन्स द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वेलोसिटी vx एंड द vx प्लस dvx। अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देख रहे हैं। सो हमने सेपरेट हर एक vx स्क्वायर के टर्म का dvx के रूप में इंटीग्रेशन, vy के टर्म का dvy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एंड vz का dvz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो इंटीग्रेशन मिल रहा है वो है e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा vy स्क्वायर और माइनस अल्फा vx स्क्वायर के टर्म में। सो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिया है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हमें इंटीग्रेशन करना हो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा वाई स्क्वायर डी वाई का, इस टाइप का जब इंटीग्रेशन होता है तो उसकी वैल्यू हम देते हैं अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फा। ओके, अब हमारे पास में ऊपर इक्वेशन है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2kt डी वी वाई। तो देखिए हमारे पास में एक्सपोनेंशियल की टर्म है और y यहाँ पे वी वाई की टर्म में ले रहे हैं हम इसका इंटीग्रेशन, और अल्फा टर्म हो गई माइनस एम अपॉन 2kt। सो इस इंटीग्रल रिलेशन को हमने इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन रिलेशन से कंपेयर करते हुए सॉल्व किया तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है अंडर रूट ऑफ पाई 2kt अपॉन m। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है dnx के लिए एंड इट इज इक्वल टू दी 2m क्यूब अपॉन h क्यूब exponential of epsilon f upon kt multiplied by 2 pi kt upon m। and exponential of minus mvx square upon 2kt dvx, क्योंकि हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया था कि मेटल की सरफेस x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो इसीलिए अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में केवल इंटीग्रेशन किया है वी वाई और वी जेड के रिस्पेक्ट में। बट नेक्स्ट व्हेन वी से दिस इज द मेटल सरफेस और इस मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है वो vx वेलोसिटी से मूव आउट कर रहे हैं dt टाइम इंटरवल में, तो इस कंडीशन में यदि हमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इवेल्युएट करना है
तो उस कंडीशन में डी कैपिटल एन एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी एन एक्स ए वी एक्स डी टी. दिस इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर इंसिडेंटिंग ऑन द मेटल सरफेस. और ये हमें कैलकुलेट करना है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में. तो हमने इसमें डिवाइड कर दिया ए डी टी का. सो फाइनल डी एन एक्स विल बी इक्वल टू दी वी एक्स डी एन एक्स. तो यदि हमें टोटल नंबर चाहिए तो उस केस में हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं. सो कैपिटल एन एक्स विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी एन एक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द वी एक्स डी एन एक्स. तो इस रिलेशन में जब हम यहाँ पे डी एन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और हम इंटीग्रेशन करते हैं वी नॉट से लेकर के इनफाइनाइट तक का, मल्टीप्लाइड बाय 2m क्यूब अपॉन h क्यूब 2 पाई kt अपॉन m एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन f अपॉन kt vx एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m vx स्क्वायर अपॉन 2 kt dvx. जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन देख रहे हैं dvx की फॉर्म में, एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर nx एंड इट इज इक्वल टू दी 4 पाई m square kt divided by h cube exponential of epsilon f upon kt multiplied by kt upon m exponential of minus v naught square upon 2. अब क्योंकि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि यदि किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हम देखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन एफ की वैल्यू और एप्सिलॉन बी है हमारे पास में, तो उस कंडीशन में जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन बी से ज़्यादा होनी चाहिए. हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज अ फाई एंड इट इज इक्वल टू दी एप्सिलॉन बी माइनस ऑफ एप्सिलॉन एफ. यहाँ पर जो एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन एफ है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एप्सिलॉन बी की, तो ये एक रेफरेंस एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल बैरियर एनर्जी है एंड एप्सिलॉन एफ इज द फर्मी एनर्जी. जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन एफ एनर्जी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आ जाते हैं. सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन एफ को हम वर्क फंक्शन कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है फाई से एंड इट्स यूनिट इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्क फंक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं दैट इज एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन एफ. तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन बी की वैल्यू मिलती है एंड एप्सिलॉन बी इज द बैरियर एनर्जी. और हम ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए उसकी एनर्जी बैरियर एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए. सो एप्सिलॉन शुड बी मच मच ग्रेटर देन एप्सिलॉन बी. सो एप्सिलॉन जो कि 1/2 mv(x²) है, इसकी वैल्यू 5 प्लस एप्सिलॉन एफ से ज़्यादा होनी चाहिए. और जब हम इस रिलेशन को रीअरेंज करते हैं सो देन वी कैन राइट दैट वी एक्स should be greater than or equal to the twice of 5 plus epsilon f upon m raised to the power half. तो हम यहाँ पे इसको यदि v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं then vx will be greater than or equal to the v नॉट. जहाँ पे v नॉट को हमने लिखा है अंडर रूट ऑफ 2 5 प्लस एप्सिलॉन f डिवाइडेड बाय m. तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है nx के लिए and it is the 4 pi m² kt exponential of epsilon f upon kt multiplied by kt upon m exponential of minus of 5 plus epsilon f upon kt. जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो फाइनल nx के लिए हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 4 pi m k² t² e raised to the power minus 5 upon kt. तो जब हमें यहाँ पे डिफाइन करना हो जे को हम यहाँ पर कहते हैं करंट डेंसिटी, मींस मेटल की सरफेस से यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली करंट डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल जे से.
and it is equal to the E multiplied by capital NX, जहाँ पर capital NX are the number of the electrons per unit second which are escaping. So final expression हमें current density के लिए मिलता है, that is the 4 pi m E k square upon h cube t square e raised to the power minus 5 upon k t. अब हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द कैपिटल A एंड इट इज इक्वल टू दी 4 पाई m k स्क्वायर E अपॉन h क्यूब. ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है. सो फाइनली दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोआयोनिक इमिशन एंड known as Richardson-Deshman equation, which establishes a relation between J, capital T and phi. Thank you so much.